हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का लेक्चर 2 लेके आया हूँ। ये ज्योग्राफी का चैप्टर हमारा चल रहा है और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कंटेंट का टेंशन मत लेना। मैं आपको इतना चीज़ समझाऊंगा और इतना कंटेंट आपको बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी होगा, इनफ होगा, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। और हम लोग सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि रिसोर्सेज किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज किसको कहते हैं, अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किए थे हम लोग। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और हमारा लेक्चर 2, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और रिसोर्स प्लानिंग और उसके स्टेप्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम लोग का पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि रिसोर्सेज को किस तरीके से डेवलप्ड किया गया, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो रिसोर्सेज को किस तरीके से डेवलप्ड करना है और रिसोर्सेज को का डेवलपमेंट का क्या मतलब है, उससे पहले थोड़ी कुछ बातें हम लोग रिसोर्सेज के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और ह्यूमन सर्वाइवल में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी रिसोर्सेज अगर है तो उसकी वजह से हर कोई ह्यूमन बीइंग अच्छी तरीके से इस अर्थ पर सर्वाइव कर सकता है, और ना ही सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ में कन्वर्ट कर सकता है, यानी बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सकता है। ऐसा माना गया है दोस्तों कि रिसोर्सेज जो है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, यानी नेचर ने हमें फ्री में प्रोवाइड किया है। और ऐसा माना क्या क्या है दोस्तों, ये सच्चाई है। हर चीज़ नेचर ने ही हमें दिया है और हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एज अ रिजल्ट, जब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध है फ्री में नेचर में, तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग उन सारे रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, यानी इम्प्रॉपर वे में यूज करना चाहते हैं और जितना यूज चाहिए उससे ज़्यादा यूज करते हैं, यानी जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज करते हैं। तो इन सारे वजह से एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, रिसोर्सेज के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो हम लोग अभी उस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे बात करें। तो दोस्तों, बेसिकली 3 तरह का प्रॉब्लम डेवलप्ड हुआ है, यानी 3 तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। कैसे डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग, फ्यू इंडिविजुअल, यानी कुछ लोग जो है अपने लालच के चक्कर में रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं कि रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन का मतलब क्या है दोस्तों, डिप्लीशन का मतलब है चाहे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जा रहा है या फिर रिसोर्सेज की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो ये रिसोर्सेज के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और सेकेंड क्या है दोस्तों, सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेज जो है कुछ ही लोगों के हाथ में एक्यूमुलेट है, यानी कुछ ही लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, जिसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि सोसाइटी गरीब और अमीर में बट रही है। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज है, जितना उनको यूज नहीं है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, जिनको रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है रिसोर्सेज के साथ। और फिर थर्ड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, थर्ड प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन यानी जितना रिसोर्सेज चाहिए उससे ज़्यादा यूज किया जा रहा है, उससे ज़्यादा खपत हो रहा है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसमें जैसे आप लोग जानते हो कि मान लो एग्जांपल से समझते हैं कि अगर ट्री है, कोई ट्री, तो हमें वुड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा वुड कलेक्ट करने के लिए ट्री को काट देते हैं, तो जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर रैपिडली अर्थ का राइज हो जाता है। फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जो
एक लेयर है ओजोन जो अल्ट्रा वायलेट रे को फिल्टर करता है, तो इसका भी डिप्लीशन हो रहा है, धीरे धीरे ये भी खत्म हो रहा है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फिर लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। ये सब किस कारण बढ़ रही है? क्योंकि रिसोर्सेज का जो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज हो रहा है। तो इन सारे वजह से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। आखिर वो डेवलपमेंट किस लिए ज़रूरी था? तो देखिए, फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, यानी कि लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए, लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए, और ग्लोबल पीस यानी वर्ल्ड वाइड यानी पूरे वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए रिसोर्सेज का जो है इक्विटेबल यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। यानी हर लोगों के पास रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, हर लोगों के पास रिसोर्सेज इक्वली पहुँचे, जिससे कि हर लोग रिसोर्सेज ले सके, हर लोग उसका बेनिफिट उस लोगों को मिल सके। तो फॉर यूजिंग रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जुडिशियल यानी कि प्रॉपर वे में यूज करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे, तो उन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए रिसोर्सेज को जुडिशली यूज करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, अब हम उसको समझ। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। यानी ऐसा डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज से रिलेटेड ऐसा डेवलपमेंट हो जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, जो हमारे इन्वायरमेंट को सेव करे, यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो लेकिन डैमेज ना करे। एंड डेवलपमेंट इन द प्रजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज का प्रजेंट में हो रहा है उससे फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े, यानी कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। यानी हम लोग रिसोर्सेज का उतना ही यूज करें जिससे हम लोग का नीड्स भी कंप्लीट हो और साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज सेफ भी हो। जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो वाटर जो है आज हम लोग का ज़रूरत है, एक बकेट हम लोग को यूज के लिए ज़रूरत होता है, लेकिन उसी वाटर को हम लोग अपने सिर्फ बेसिक प्लीजर के लिए 5 बकेट यूज कर लेते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। लेकिन इसी चीज़ को हटाने के लिए, इसी चीज़ को कंप्लीट क्योर करने के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे और प्रेजेंट के लिए जो डेवलपमेंट हो वो फ्यूचर जनरेशन को थ्रेट ना पहुंचाए, फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसका डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, आप अच्छी तरीके से लर्न कर ले। अब देखिए दोस्तों, क्या बात है कि ये जो इतनी सारी वर्ल्ड वाइड लेवल पर प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ ये एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं था, ये पूरा वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम था कि रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन किसी एक आदमी के हाथ में हो रहा है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए 1992 में एक मीटिंग की गई। अब उसका नाम है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में क्या हुआ था। तो देखो दोस्तों, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, सबसे पहले जानिए ये जो रियो डी जेनेरियो ये एक प्लेस का नाम है जो कि ब्राज़ील में है। तो वहाँ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ था, उस मीटिंग में, ये मीटिंग जो थी वो 1992 जून में हुई थी। तो इस मीटिंग में 100 कंट्री से ज़्यादा जो हेड होते हैं, हर एक कंट्री के हेड वो ब्राज़ील में मिले थे। ब्राज़ील में उनकी मीटिंग हुई थी एक साथ बैठ के। और ये जो मीटिंग था, ये मीटिंग जो इंटरनेशनल अर्थ समिट का पहला मीटिंग था। और इस मीटिंग में हुआ क्या था, तो इस मीटिंग में सबसे पहला जो मुद्दा उठा था, जिस चीज़ के लिए बात हुई थी, जिस चीज़ के लिए एड्रेस किया गया था, तो उसमें 2 चीज़ है जिसमें अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो हमारे प्रकृति, जो हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उस पर बात हुई थी। और फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि ग्लोबल लेवल पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रॉब्लम था, उस पर बात हुई थी। उसको किस तरीके से आगे डेवलप्ड किया जाए उस पर बात हुई थी। ये था कि रियो डी जेनेरियो में इसको एड्रेस किया गया। अब डिक्लेरेशन क्या साइन हुआ, डिक्लेरेशन ये हुआ दोस्तों उस मीटिंग में कि ग्लोबल क्लाइमेट
चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। इन दोनों चीज़ों पे डिक्लेरेशन साइन हुआ कि इन दोनों चीज़ आगे हमारे हर एक कंट्री में इन दोनों चीज़ों को लाना चाहिए, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था। अब दोस्तों इंडोर्स और ऑफिशियल सपोर्ट, उस मीटिंग में ऑफिशियल सपोर्ट मिला था दोस्तों। किस चीज़ को ऑफिशियल सपोर्ट मिला था? तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल में ये था कि हर एक कंट्री का 33% लैंड, हर एक कंट्री का 33% लैंड जो होगा वो फॉरेस्ट में कैलकुलेट होगा। यानी कि हर एक कंट्री का जो 33% लैंड होना चाहिए वो फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए। और इस मीटिंग में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था। अब हम लोग समझेंगे कि एजेंडा 21 क्या था और इसको क्यों अडॉप्ट किया गया था। तो दोस्तों ये था रियो डी जेनेरियो। अब हम लोग एजेंडा 21 पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, वहाँ एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था जिसमें ऑफिशियल सपोर्ट मिला था और उसी में एजेंडा 21 आया था। अब ये एजेंडा 21 का एम क्या था? एजेंडा 21 में किस किस चीज़ों पर फोकस किया गया? तो एजेंडा 21 में दोस्तों सबसे पहली चीज़ थी कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए फोकस किया गया। यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उसको ग्लोबल लेवल पर यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके से अचीव किया जाए, वो सबसे पहले इसका एम था। और सेकेंड पॉइंट इसमें है दोस्तों कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को और जो वर्ल्ड लेवल पर डिजीज़ फैल रहा है तो उन सारी चीज़ों से किस तरीके से फाइट किया जाए, कॉम्बैट किया जाए, किस तरीके से लड़ा जाए, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से सुधारा जाए, इस पे बात हुई थी। जिसमें ग्लोबल कॉपरेशन यानी कि वर्ल्ड वाइड पर जो कॉपरेशन काम करती है उसका हेल्प लिया गया, उसके थ्रू इस सारे कामों को किया गया, जिसमें सारे ग्लोबल कॉपरेशन का कॉमन इंटरेस्ट हो, म्यूचुअल नीड्स हो यानी कि सेम नीड हो और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया गया। अब ये जो एजेंडा 21 था दोस्तों, जो इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव यानी सबसे मेन फैसला ये लिया गया कि जो एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। यानी कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपनी अपनी तरीके से एजेंडा 21 को ड्रॉ करेगी, अपनी अपनी तरीके से एजेंडा 21 पर काम करेगी। यानी किसी को ये फोर्सली नहीं किया गया कि जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है उस तरीके से ही करना, क्योंकि आप जानते हो कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम प्रॉब्लम हो। इसलिए लोकल लेवल पर हर पावर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया और उनको कहा गया कि आप अपने तरीके से लोकल एजेंडा 21 को अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग दोस्तों सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं जिसमें हम लोग को जानना है रिसोर्स प्लानिंग। अब ये रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है दोस्तों? आखिर रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है और रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, रिसोर्स प्लानिंग इज़ मेथड टू यूज़ द रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम वे सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट शुड रीच टू मैक्सिमम पीपल। यानी रिसोर्स प्लानिंग ये ऐसा मेथड है जिससे कोई भी रिसोर्सेज मैक्सिमम पीपल तक पहुंच सके और उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। यानी कोई भी रिसोर्सेज ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों तक ही पहुंचे, नहीं, कोई भी रिसोर्सेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे यानी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट हर पीपल को मिल सके। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग किया गया और रिसोर्स प्लानिंग यही मेथड होता है। अब रिसोर्स प्लानिंग जो है दोस्तों, इसका एक और मीनिंग है कि रिसोर्सेज के वेस्टेज को, उसके मिसयूज को और उसके ओवर यूज को, यानी कि कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट ना किया जाए, उस रिसोर्सेज को मिसयूज ना किया जाए या फिर उस रिसोर्सेज को ओवर यूज़ ना किया जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को काम में लाने के लिए, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी था और रिसोर्स प्लानिंग का यही मतलब होता है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं तो आपको बताना है कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ में लाया जाए कि वो बहुत सारे लोगों तक मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो, मिसयूज़ ना हो, ओवर यूज़ ना हो। अब दोस्तों, इस रिसोर्स प्लानिंग का नीड क्या है
व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरे एग्जाम्पल के साथ, अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग अभी समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के नीड को समझते हैं। आखिर रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरत क्या है, रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है। हम लोग ये जान गए कि रिसोर्स प्लानिंग कहते किसको है। अब हम लोग समझेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है। इसको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई रीजन है दोस्तों, तो उस रीजन में कोई सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत रिच है। लेकिन हो सकता है उसी सेम रीजन में कोई और रिसोर्सेज हो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो, वो जो है कि डिफिशियंट हो, यानी उसकी मात्रा में, उसकी अमाउंट में बहुत कमी हो। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कोई एक एरिया है, एरिया 1 और एरिया 2। तो एरिया 1 में जो है कि कोई भी रिसोर्सेज बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। वहाँ ऐसा है कि वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जो है इतना अवेलेबल है कि सफिशिएंट है, वहाँ के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन एरिया 2 जो है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वहाँ जहाँ की एक्यूट शॉर्टेज है, यानी बहुत कमी है उन सारे रिसोर्सेज को। तो इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी। कुछ स्टेट का एग्जाम्पल देखते दोस्तों, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो है कि मिनरल का और कोल डिपॉजिट बहुत अच्छी मात्रा में, रिच मात्रा में अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें हम लोग अरुणाचल प्रदेश का, तो यहाँ वाटर जो है एविडेंस मात्रा में है, यानी पानी जो है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन वहाँ जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है बहुत कम है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थोड़ा सा कमी आता है अरुणाचल प्रदेश में। और राजस्थान की बात करें तो वहाँ सोलर और विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन वहाँ जो है कि वाटर रिसोर्सेज में कमी है, वाटर रिसोर्सेज उनके पास कम है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और रिसोर्सेज को बैलेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर जगह, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो या फिर लोकल लेवल पे हो, तो इन सारे चीज़ों को, प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए और रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग का नीड होता है, ज़रूरत होता है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, तो आपको बताना है कि किसी भी टाइप के रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग होती है। तो देखिए दोस्तों, यानी एक्चुअली हम लोग समझ रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स प्लानिंग का क्या क्या स्टेप्स है इंडिया में। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो मैं अभी आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा और एक्चुअली यही 3 स्टेप होती है जिसकी वजह से कोई भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है और किस तरीके से की जाती है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये जो रिसोर्स प्लानिंग है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, थोड़ा इतना इजी भी नहीं है, इतना इजी प्रोसेस भी नहीं है। तो इसमें जो है कि मेनली रूप से 3 स्टेप, यानी कि 3 स्टेप इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला स्टेप जो है दोस्तों, वो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, यानी सबसे पहला प्रोसेस है दोस्तों रिसोर्स प्लानिंग में कि किसी भी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको इन्वेंट्री किया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है कि रिसोर्सेज को सबसे पहले उसका सर्वे किया जाता है। उस सर्वे में ये चेक किया जाता है उसका मैपिंग, यानी वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, फिर उस रिसोर्सेज का क्वालिटी, उस रिसोर्सेज का क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों के एस्टिमेशन के बारे में पता लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन में आती है। तो सबसे पहला प्रोसेस कि उस रिसोर्सेज को पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किस टाइप की रिसोर्सेज है, कौन सी रिसोर्सेज है। फिर उसका सर्वे किया जाता है कि जिसमें उसका मैपिंग के बारे में, उसका क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में पता लगाया जाता है। ये था आपका फर्स्ट प्रोसेस। अब दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि वो रिसोर्सेज कहाँ हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरी हो जाती है, तो हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे दोस्तों कोई रिसोर्सेज किसी एरिया में अवेलेबल है, तो उस रिसोर्सेज को हमें एक्सट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं क्या हम लोग के पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, या उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि
क्या हमारे पास वो स्किल है जिसके थ्रू हम लोग उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग इंस्टीट्यूशनल सेटअप चेक करते हैं कि क्या हम लोग के पास वो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जिससे उस रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और उस रिसोर्सेज को डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड किया जाए। ये सब सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर में। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है दोस्तों, वो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि हम लोग मैच करते हैं क्या वो रिसोर्सेज को यूज में लाने के बाद, उस रिसोर्सेज के डेवलपमेंट करने के बाद क्या वो डेवलपमेंट हमारे नेशनल डेवलपमेंट को मैच करती है, यानी हमारे नेशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है। यानी अगर हम उस रिसोर्सेज को डेवलप्ड करते हैं तो क्या वो नेशनल डेवलपमेंट भी होती है या नहीं होती है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि रिसोर्सेज को अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट में, यानी कोई भी रिसोर्सेज अगर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए और फिर इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए जो हमारे बदलाव की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की ज़रूरत है बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज में लाने के लिए। अब जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया ने ये जो कि काम है, जो बदलाव किया है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो या फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, इसमें क्या कर सकते हैं आप उसको कि इंडिपेंडेंस के बाद ही इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे काम किए गए थे। तो ये था दोस्तों हमारा लेक्चर 2, जिसमें हम लोग समझे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिर रिसोर्स प्लानिंग किसको कहते हैं, फिर स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग समझे, जिसमें स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग 3 स्टेप पढ़े। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, फिर हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, फिर हम लोग उस रिसोर्सेज को मैच करके देखते हैं क्या वो नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है या फिर नहीं। तो ओवरऑल ये लेक्चर आज कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप चाहते हो कि पूरे चैप्टर का नोट्स मिल जाए तो वो मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल।